कब आचार संहिता लगे और जैसे ही आचार संहिता लगी उसके लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद मुझे मेल के थ्रू ये नोटिस भेजा गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो टाइमिंग है ये बड़ी सोची समझी सी टाइमिंग लगती है। मैंने फ़ोन टेपिंग किया। जो एफआईआर है उसमें बड़े स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है गजेंद्र सिंह शेखावत जी के हस्ताक्षर से वो एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें ये लिखा हुआ है कि हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को इल्लीगली इंटरसेप्ट करके सर्कुलेट किया गया। इस आरोप को मैं पूरी तरह से खारिज करता हूं। उस वार्तालाप में प्रदेश की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी। पैसों के लेन देन की बात की जा रही थी, यानी पैसे ले देकर आप चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हाँ, सोमवार को एक तरफ निर्वाचन आयोग के द्वारा राजस्थान को लेकर विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है, तो इसी दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष अधिकारी और कांग्रेस के स्टेट वॉर रूम के को चेयरमैन लोकेश शर्मा को दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से समन आया है। उनको बुलाया गया है फोन टैपिंग मामले में। लोकेश शर्मा हमारे साथ में है। लोकेश जी, आप किस तरह से देखते हैं जिस दिन एक तरफ राजस्थान के विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हुई और दूसरी तरफ आज ही के दिन आपके पास समन पहुंचा है कि आपको 10 तारीख को पेश होना है दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने? मुझे लगता है दिल्ली पुलिस शायद इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कब आचार संहिता लगे और जैसे ही आचार संहिता लगी उसके लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद मुझे मेल के थ्रू ये नोटिस भेजा गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो टाइमिंग है ये बड़ी सोची समझी सी टाइमिंग लगती है। अन्यथा परसों 11 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला लिस्टेड है। जो हमारी याचिका है उस याचिका पे सुनवाई होनी है। तो सुनवाई से एक दिन पहले मुझे सम्मन दे के बुलाना या पूछताछ करना, मुझे लगता है कि पता नहीं मंशा क्या है उनकी, तो वही जाने, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्या गिरफ्तारी का डर है आपके अंदर? दिल्ली पुलिस है, कुछ भी कर सकती है, केंद्र के अधीन है। और जहां तक मामले की बात है बहुत स्पष्ट सा मामला है। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको लेके लीगली किसी तरीके की चीजें चल रही हों। जब मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर के खिलाफ मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की कि ये जो एफआईआर है इसका सीधा संबंध राजस्थान से है और जो भी घटना हुई है वो राजस्थान से संबंधित है। तो या तो इसको क्वैश किया जाए या इसे राजस्थान ट्रांसफर किया जाए। उस पे अभी तक निर्णय नहीं हुआ। इसके बावजूद मुझे जितनी बार भी नोटिस मिले, आज जो मुझे नोटिस मिला है वो 8वां नोटिस है। इससे पहले 7 नोटिस मुझे दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से मिल चुके हैं और 7 में से 4 बार मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जो भी पूछताछ मुझसे की गई है उसमें मैं शामिल हुआ हूं। और 3 बार अगर नहीं जा पाया हूं तो मैंने लिखित में जवाब दिया है कि ये कारण है जिसकी वजह से मैं वहां उपस्थित नहीं हो सकता हूं। आपको ये बताना चाहता हूं कि 20 मार्च को जब मैं आखिरी वहां पे पूछताछ के लिए उपस्थित हुआ था, उस दिन लगभग 9 घंटे तक मुझसे दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की थी। तो मुझे लगता है पूछताछ तो पूरी हो जानी चाहिए। 4 बार मैं उपस्थित हो गया, चारों बार में दिल्ली पुलिस ने मुझसे बार बार उसी तरीके के सवाल किए। जो भी मुझसे पूछना चाहते थे मैंने उनके जवाब दिए और हर बार मैंने उनकी कार्रवाई में उनको पूरी तरह से सहयोग किया है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि दिल्ली पुलिस क्यों बुला रही है या क्यों मुझसे पूछताछ करना चाहती है। हर बार जब भी नोटिस आया या तो मैंने लिखित में जवाब दिया या मैं स्वयं उपस्थित हुआ। उसके बावजूद जब परसों कोर्ट में हियरिंग होनी है और 10 तारीख को यानी कल मुझे बुलाया गया है, तो इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपने टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा किया है, पर अगर मामले की बात की जाए 2020 का यह मामला है। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर एक बड़ा घमासान मचा हुआ था। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट गुट का उस दौरान का यह प्रकरण था। इस बारे में बताएं, क्या कुछ डिटेल्स हैं, क्या एफआईआर है आपके खिलाफ? देखिए, मेरे खिलाफ एफआईआर है कि मैंने फोन टेपिंग किया। जो एफआईआर है उसमें बड़े स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है गजेंद्र सिंह शेखावत जी के हस्ताक्षर से वो एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें ये लिखा हुआ है कि हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को इल्लीगली इंटरसेप्ट करके सर्कुलेट किया गया।
इस आरोप को मैं पूरी तरह से खारिज करता हूं, क्योंकि इंटरसेप्शन करने का काम मेरा नहीं है। मेरा फोन टेपिंग से कोई वास्ता नहीं है। इसका जवाब सरकार दे कि फोन टेपिंग हुआ नहीं हुआ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने हर बार, चाहे वो मैंने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी हो या दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी हो, एक ही चीज कही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझे एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन मिला। उस वार्तालाप में प्रदेश की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी। पैसों के लेन देन की बात की जा रही थी, यानी पैसे ले देकर आप चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि मैं मीडिया के माध्यम से आम जनता तक उस षड्यंत्र का खुलासा करूं। जी, आप सरकार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी थे उस समय। आपके पास अगर कुछ आया था तो उसका सोर्स क्या था, और आपने अगर वो सर्कुलेट किया तो क्या आपको लगता है कि वो सर्कुलेट करने की बजाय आपको उसको पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए था? देखिए, सोर्स मैंने बताया कि सोशल मीडिया ही सोर्स था। मेरे पास राजस्थान के लगभग 5,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनमें मेरा नंबर ऐड है, और डेली 40 से 50,000 संदेश, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो, टेक्स्ट फॉर्मेट में हो या ग्राफिक फॉर्मेट में हो, रोजाना इससे ज़्यादा संदेश मेरे पास व्हाट्सएप पे आते आते हैं। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको फिल्टर करूं, उनको देखूं कि कोई ऐसे संदेश तो नहीं है जिनसे सरकार के खिलाफ या मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है, या कुछ ऐसे कंटेंट तो नहीं है जो सरकार की छवि को धूमिल करने वाले हों। तो जब वो वार्तालाप उस ऑडियो के माध्यम से मैंने सुना, तो मैंने सोचा कि इसे तो प्रदेश की जनता के सामने आना चाहिए। जहां तक आपने बात कही कि पुलिस को बताना चाहिए था, मुझे लगता है तब तक काफी देर हो जाती। जैसे ही ऑडियो क्लिपिंग्स या जो वार्तालाप था वो मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचा, आपको ये जानकारी है कि अगले ही दिन एसीबी में या एसओजी में जो भी केस दर्ज हुआ, उस ऑडियो क्लिप के बेसिस पे ही हुआ। और जो सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे, जितने लोग भी शामिल थे, वो बेनकाब हुए। मैंने कभी नहीं कहा कि इसमें आवाज किसकी है। मैंने तो एक ऑडियो क्लिप जो मुझ तक आई थी उसको सर्कुलेट किया। ये जांचने का काम एजेंसीज का है, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, कि उस ऑडियो क्लिपिंग में आवाजें किन लोगों की हैं। तो मैंने तो कभी कहा ही नहीं। यहाँ तो गजेंद्र सिंह जी ने स्वयं ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उनका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। तो एक केंद्रीय मंत्री सरकार गिराने की साजिश में शामिल हों, षड्यंत्र में शामिल हों, तो उनको वही दंड मिलना चाहिए जो होता है। क्योंकि स्टेट की जो एजेंसीज हैं उनको जांच की दिशा इस तरफ मोड़ देनी चाहिए कि एफआईआर को ही आधार बना लिया जाए। अन्यथा वो बार बार, कई बार उनका जो ऑडियो क्लिप्स, मतलब ऑडियो आवाज का नमूना उनसे लेने की बात की जाती है, तो उन्होंने दिया भी नहीं है आज तक आवाज का नमूना। ये बताएं, आपको जो समन किया, आप कह रहे थे कि आपको बार बार समन किया जा रहा था। पिछली बार आप 9 या 10 घंटे आप खुद कह रहे थे कि आपसे पूछताछ हुई और आपके हिसाब से पूछताछ पूरी हो जानी चाहिए थी। क्या आपको लगता है कि बुलाया आपको गया है पर टारगेट जो है वो मुख्यमंत्री के आसपास जो मौजूद हैं या खुद मुख्यमंत्री हैं क्या? देखिए, माहौल तो यही बनता है ना चुनाव के समय में, और ऐसे पीक टाइम पे जब आचार संहिता लग चुकी हो, पूरा प्रदेश चुनावों की तरफ आगे बढ़ रहा है, ऐसे समय में मुझे सीधे तौर पर सम्मान देकर बुलाना, तो ये संदेश तो यही जाता है कि कोई ना कोई दुर्भावना है, किसी न किसी रूप में राजनीतिक दुर्भावना है बेसिकली, जिससे कि इमेज को मलाइन किया जा सके, खराब किया जा सके कि भाई मुख्यमंत्री के ओएसडी को हमने सम्मान कर लिया, पूछताछ के लिए बुला लिया। पूछना क्या है, वही बातें हैं जो आज तक मुझसे पूछी जा रही हैं। लेकिन उसकी टाइमिंग तो देखिए, जब मुझे परसों कोर्ट में हियरिंग की डेट मिली हुई है, तो उस दिन तक का तो वेट कर लीजिए। कोर्ट क्या निर्णय लेता है, कोर्ट में आगे की क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि हमारा विश्वास पूरी तरह से न्यायपालिका पे। लोकेश जी, आप खुद कह चुके हैं कि आप आगामी विधानसभा चुनाव में खड़ा होना चाह रहे हैं और आप टिकट के एक तरह से इच्छुक हैं। पर क्या आपको लगता है कि अगर इस प्रकार की कार्यवाही आपके खिलाफ होती है या फिर आपको समन किया गया, आपको लगता है कि आपके प्रोस्पेक्ट्स जो हैं उसमें हैम्पर हो सकते हैं उस वजह से? संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि मैं पूरी तरह से एक सक्रिय राजनीतिक व्यक्ति रहा हूं,
और पिछले लगभग 20 वर्ष से मैं सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहा हूँ। अब जाके जब ये समय आया है, तो क्योंकि मैंने हर बार कहा कि हर राजनीतिक व्यक्ति की ये मंशा होती है कि उसे जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, तो वही मंशा मेरी भी है। उस दिशा में मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। अब ये तय तो पार्टी को करना है, मुख्यमंत्री जी को करना है, आलाकमान को करना है कि कहाँ से मुझे वो मौका देंगे। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, मुझे बार बार समन किया जाता है या कोई और किसी तरीके की कार्रवाई की जाती है, तो निश्चित तौर पर उससे मुझे काफ़ी फर्क पड़ेगा। मानसिक रूप से तो मैं प्रताड़ित महसूस करता ही करता हूँ। आप देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को समन किया जाता है, पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, वो स्वयं तो भले ही कितना मजबूत हो, लेकिन परिवार भी उसका होता है। परिवार के लोग परेशान होते हैं। पिछले 2 वर्ष से मेरे परिवार के लोगों पर क्या बीत रही होगी, किस तरह से वो सोचते होंगे। जब मैं सुबह निकलता हूँ दिल्ली के लिए, वापस नहीं पहुँच जाता हूँ, तब तक वो चिंतित रहते हैं। तो ये जो हरेसमेंट हो रहा है, मुझे लगता है अभी बंद होना चाहिए। तो ये थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी। जो टाइमिंग है इनको समन के, उसके ऊपर सवालिया चिन्ह लगाते हुए, ये कहते हुए कि जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हुआ है, उस दिन इनको सम्मन मिलने का क्या औचित्य है, वो भी तब जब कोर्ट में हियरिंग जो है वो होने वाली है 11 तारीख को। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर।